नमस्कार। और क्वांटम कंप्यूटिंग पर हमारी इस खास चर्चा श्रृंखला में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक नई और बहुत ही रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने की। और ये है हमारा पहला पार्ट। हमारे पास जो शुरुआती सामग्री है वो हमें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने में मदद करेगी। और दिलचस्प बात यह है कि हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों से जो बहुत आम लगती हैं, जैसे सिक्के उछालना, उनकी संभावनाएं गिनना। सुनने में शायद लगे कि भाई इसका क्वांटम जैसी इतनी मुश्किल चीज से क्या लेना देना, लेकिन आप देखेंगे कि यही छोटे छोटे आइडियाज, यही पैटर्न क्वांटम कंप्यूटिंग की जो इतनी बड़ी और शक्तिशाली दुनिया है उसकी नींव रखते हैं। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद है ये समझना कि कैसे सिक्कों की जो संभावित अवस्थाएं होती हैं, उनका ये साधारण सा खेल क्वांटम कंप्यूटिंग के बिल्कुल दिल से, यानी क्यूबिट से कैसे जुड़ता है। तो चलिए इसे खोलते हैं, है ना, गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे विषय जो अक्सर थोड़े रहस्यमयी या मुश्किल लगते हैं, उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सरल जाने पहचाने उदाहरणों से शुरू किया जाए। ये हमें बिना किसी कंफ्यूजन के धीरे धीरे उन मेन कॉन्सेप्ट्स तक ले जाता है जो इस फील्ड की बुनियादें हैं। और सच कहूं तो ये जो उपमाएं होती हैं, एनालॉजीज, वो यहाँ जादू का काम करती हैं। सिक्के, पासे, ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं। ये हमें वो गणितीय पैटर्न पहचानने में मदद करते हैं जो क्वांटम लेवल पर बहुत बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं, एक सोचने का फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे सिक्कों पर आते हैं। सामग्री हमें सबसे पहले एक अकेले सिक्के पर ध्यान देने को कहती है। सोचिए, आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे हवा में उछालती हैं। जब वो गिरेगा तो क्या होगा? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल, है ना। सामग्री इन्हीं दो नतीजों को उस सिक्के की अवस्थाएं यानी स्टेट्स कहती है। तो एक सिक्के की बस दो ही संभावित अवस्थाएं हैं, हेड या टेल। हाँ, और ये अवस्था शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी घटनाकर या किसी सिस्टम का एक निश्चित संभव परिणाम। सिक्के के मामले में हेड एक अवस्था है, टेल दूसरी। और अगर हम इसे कंप्यूटिंग की दुनिया से जोड़ें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक क्लासिकल कंप्यूटर बिट के साथ होता है। एक बिट भी वो दो ही अवस्थाओं में रह सकता है, या तो 0 या 1। तो आप कह सकती हैं कि एक सिक्के की दो अवस्थाएं HT गणितीय रूप से एक क्लासिकल बिट की दो अवस्थाओं 0, 1 के बराबर हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि यही अवस्थाओं की गिनती क्वांटम में जाकर एक नया दिलचस्प रूप ले लेती है। अच्छा, ये तो हुई एक सिक्के की बात। अब सामग्री हमें थोड़ा आगे बढ़ने को कहती है। कल्पना कीजिए कि अब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो सिक्के हैं और हम दोनों को एक साथ उछालते हैं। अब कुल कितनी अलग अलग परिणाम संभव है, चलिए गिनते हैं। पहला हो सकता है दोनों पर हेड आए, HH। दूसरा, पहले पर हेड दूसरे पे टेल, HT। तीसरा, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, TH। और चौथा, या फिर दोनों पर ही टेल आए, TT। तो कुल मिलाकर चार संभावित अवस्थाएं हो गईं। एक सिक्के से दो थीं और दो सिक्कों से सीधे 4, संख्या डबल हो गई। चलिए इस खेल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए हमने 3 सिक्के ले लिए और उन्हें एक साथ उछाला। अब कितनी अवस्थाएं होंगी? सामग्री बताती है कि अब 8 संभावनाएं बनेंगी। अगर हम उन्हें लिखें तो ये होंगी HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT। गिन लीजिए, पूरी 8 अलग अलग अवस्थाएं हैं। यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। एक सिक्के के लिए 2, 2 के लिए 4 जो 2 गुणा 2 है, और 3 के लिए 8 जो 2 गुणा 2 गुणा 2 है। हाँ, अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये संख्याएं एक खास तरीके से बढ़ रही हैं। ये सिर्फ जुड़ नहीं रही, गुणा हो रही हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो पैटर्न है, इसे गणित की भाषा में कहते हैं घातांकीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हर बार जब हम सिस्टम में एक नया सिक्का जोड़ रहे हैं तो कुल संभावित अवस्थाओं की संख्या पिछली संख्या से दुगनी होती जा रही है। सामग्री हमें इसका एक सामान्य सूत्र, एक फॉर्मूला भी लेती है। अगर हमारे पास n सिक्के हो तो कुल संभावित अवस्थाओं की संख्या होगी 2 की घात n, यानी 2n। जैसा हमने देखा भी, एक सिक्के के लिए 2(1) = 2 अवस्थाएं, 2 सिक्कों के लिए 2(2) = 4 अवस्थाएं, 3 सिक्कों के लिए
2⁻³ = 8 अवस्थाएं। सामग्री हमें आगे सोचने को कहती है। अगर हमारे पास 4 सिक्के हों तो सूत्र के अनुसार 2⁴ यानी 2 × 2 × 2 × 2 16 अवस्थाएं। और अगर 5 सिक्के हो तो 2⁵ = 32 अवस्थाएं। सोचिए, सिर्फ 5 सिक्कों से 32 अलग अलग परिणाम संभव हैं। अगर 10 सिक्के हों तो 2⁻10 जो कि 1024 होता है। संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, देख रहे हैं? ये घातांकीय वृद्धि इतनी शक्तिशाली है कि थोड़े से सिक्के जोड़ने पर भी संभावनाओं का जैसे विस्फोट सा हो जाता है। ये कोई धीरे धीरे बढ़ने वाला पैटर्न नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला पैटर्न है। और असल में यही तेजी क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति का एक बड़ा राज है। ठीक है, हमने सिक्कों की अवस्थाएं गिन ली और ये घातांकीय वृद्धि का पैटर्न भी देख लिया, 2 की घात n वाला। लेकिन अब वो बड़ा सवाल आता है जिसका जिक्र सामग्री में भी है। इस सब का क्वांटम कंप्यूटर से क्या रिश्ता है? ये सिक्के उछालने का खेल हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आखिर बताता क्या है? यहीं पर सामग्री हमें क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स से मिलवाती है। ये क्यूबिट्स ही हैं जो क्वांटम कंप्यूटर के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाँ, और यहीं पर चीजें क्लासिकल दुनिया से अलग और कह सकते हैं बेहद आकर्षक हो जाती हैं। देखिए, हमने बात की कि एक क्लासिकल सिक्का गिरने के बाद या तो हेड होता है या टेल। एक क्लासिकल बिट या तो 0 होता है या 1, मतलब एक समय में केवल एक निश्चित अवस्था। लेकिन एक क्यूबिट, वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो अजीबोगरीब नियम हैं उनके कारण कुछ अलग कर सकता है। जब तक हम उसे मापते नहीं हैं, एक क्यूबिट सिर्फ 0 या सिर्फ 1 अवस्था में नहीं होता, बल्कि वो एक ही समय में 0 और 1 दोनों का मिश्रण हो सकता है। वो दोनों अवस्थाओं के बीच की किसी स्थिति में रह सकता है। क्वांटम की भाषा में इसी अनोखी क्षमता को सुपरपोजिशन कहते हैं। आप इसकी कल्पना शायद ऐसे कर सकते हैं जैसे सिक्का हवा में घूम रहा है। अभी वो न तो पूरी तरह हेड है, न पूरी तरह टेल, बल्कि दोनों संभावनाओं का एक धुंधला सा मिला जुला रूप है। क्यूबिट भी कुछ इसी तरह एक साथ कई संभावनाओं को अपने अंदर समेटे रख सकता है। ये सिर्फ या तो ये या वो वाली बात नहीं है, जब तक आप उसे देखकर एक निश्चित अवस्था में आने पर मजबूर ना कर दें। और यहां आकर्षक बात यह है कि यही सुपरपोजिशन क्वांटम कंप्यूटर को उसकी अद्भुत क्षमता देता है। अच्छा, तो सुपरपोजिशन का मतलब हुआ कि एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों की संभावनाओं को लेकर चल सकता है। जी। जबकि हमारा क्लासिकल सिक्का गिरने के बाद बेचारा सिर्फ एक ही पहचान रख पाता है, या तो हेड या टेल। जी। तो जो कनेक्शन हम ढूंढ रहे थे वो शायद ये है कि भले ही क्यूबिट्स की दुनिया सुपरपोजिशन जैसी क्वांटम चीजों की वजह से ज्यादा जटिल है, लेकिन जब हम बहुत सारे क्यूबिट्स को एक साथ देखते हैं तो उनकी कुल संभावित अवस्थाओं की संख्या भी उसी घातांकीय तरीके 2 sup n से बढ़ती है जैसे हमने सिक्कों के साथ देखा था। मतलब अवस्थाओं की संख्या गिनने का जो मूल गणितीय सिद्धांत है वो वही रहता है, बस क्वांटम में हर अवस्था शायद ज्यादा जानकारियां या संभावनाएं लिए होती है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये समझना कि कैसे साधारण सिस्टम जैसे सिक्के में अवस्थाएं बढ़ती हैं, हमें क्वांटम सिस्टम में अवस्थाओं की उस विशाल संख्या की कल्पना करने का आधार देता है। 2 sup का नियम क्यूबिट्स पर भी लागू होता है। तो 3 क्यूबिट्स 2 sup 3 = 8 क्लासिकल अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में हो सकते हैं। 10 क्यूबिट्स 1024 अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में। और सोचिए 300 क्यूबिट्स, ये संख्या होगी 2 sup 300। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं उनसे भी ज्यादा है। यही वो विशाल कंप्यूटेशनल स्पेस है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर एक साथ काम कर सकता है। और यहीं से उसकी वो असाधारण शक्ति आती है जिसके बारे में हम सुनते हैं। ये तो कमाल की बात है। इस घातांकीय वृद्धि वाले विचार को और पुख्ता करने के लिए सामग्री हमें एक और जानी पहचानी चीज का उदाहरण देती है, पासा, डाइस। सिक्के की तरह ही पासा भी संभावनाओं का खेल है। एक सामान्य 6 मुख वाला पासा लीजिए। जब आप उसे फेंकते हैं तो कितने संभावित परिणाम आ सकते हैं? 6, है ना? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो एक पासे की 6 संभावित अवस्थाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब अगर हम वही लॉजिक लगाएं जो हमने सिक्कों के लिए लगाया था, अगर हम 2 पासे एक साथ फेंकें तो कुल कितनी संभावित अवस्थाएं बनेंगी? पहले पासे के 6 संभावित परिणाम हैं और दूसरे पासे के भी 6। तो हर पहले परिणाम के साथ दूसरे के 6 परिणाम जुड़ सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 6 × 6 = 36। 36 संभावित अवस्थाएं, जैसे 1, 1, 1, 2,
1 3 और ऐसे करते करते 6 5 6 6 तक पूरी 36 अलग अलग जोड़ियां संभव हैं। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम फिर से वही घातांकीय वृद्धि का पैटर्न देख रहे हैं, बस आधार बदल गया है। सिक्कों के लिए आधार 2 था क्योंकि हर सिक्के के 2 परिणाम थे, तो n सिक्कों के लिए 2 सब n अवस्थाएं थी। पासे के लिए आधार 6 है क्योंकि हर पासे के 6 परिणाम हैं, तो अगर हमारे पास n पासे हों तो कुल संभावित अवस्थाएं होंगी 6 सब n। ये आधार सब पैटर्न यहां भी काम कर रहा है। इससे ये बात और पक्की होती है कि सिस्टम में जैसे जैसे कंपोनेंट्स, चाहे वो सिक्के हों, पासे हों या क्वांटम दुनिया में क्यूबिट्स बढ़ते हैं, उनकी कुल संभावित अवस्थाओं की संख्या बहुत बहुत तेजी से यानी घातांकी रूप से बढ़ती है। ये पैटर्न पहचानना क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यूबिट्स भी इसी तरह का बल्कि सुपरपोजिशन के साथ और भी शक्तिशाली घातांकीय विस्तार दिखाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने सिक्के देखे, पासे देखे, अवस्थाएं गिनी और एक पैटर्न पहचाना, ये घातांकीय वृद्धि वाला। सामग्री के अनुसार आज की चर्चा का सार क्या है? मेरे ख्याल से पहली बात ये कि हमने सीखा कि कैसे साधारण चीजों से भी संभावित अवस्थाओं की गिनती की जा सकती है। दूसरी, हमने उस घातांकीय पैटर्न को पहचाना जिसमें ये अवस्थाएं बढ़ती हैं, जैसे सिक्कों के लिए 2 सुपर n और पासों के लिए 6 सुपर n। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि यही मूल विचार, अवस्थाओं की संख्या में इस विस्फोटक वृद्धि का ये आइडिया क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स की शक्ति को समझने का पहला कदम कैसे बनता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत, जैसा कि हमने थोड़ा छुआ, इसी घातांकीय वृद्धि और सुपरपोजिशन के अनोखे मेल से आती है। सोचिए, एक सामान्य कंप्यूटर अगर n बिट्स का है तो वो एक समय में n मानों पर, मतलब जीरोस और वंस की एक चेन पर काम करता है। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर n क्यूबिट्स के साथ सुपरपोजिशन के कारण उन 2 सुप n संभावित क्लासिकल अवस्थाओं के मिश्रण पर एक साथ काम कर सकता है। इसका मतलब है कि वो एक ही गणना के दौरान अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या में संभावनाओं को एक्सप्लोर कर सकता है, उन्हें टटोल सकता है। यही वजह है कि कुछ खास तरह की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर इतने ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसी समस्याएं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी लगभग असंभव हैं, जैसे नई दवाएं बनाने के लिए अणुओं का सटीक सिमुलेशन करना या बहुत जटिल लॉजिस्टिक समस्याओं को ऑप्टिमाइज करना। अवस्थाओं का ये विशाल स्टेट स्पेस ही उन्हें ये अभूतपूर्व क्षमता देता है। तो लीजिए, आज हमने क्वांटम कंप्यूटिंग की इस विशाल और आकर्षक दुनिया में अपना पहला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम रखा है। हमने देखा कि कैसे सिक्के उछालने और पासे फेंकने जैसे सरल रोजमर्रा के उदाहरण हमें क्वांटम क्षेत्र की एक बहुत ही गहरी और मूलभूत अवधारणा तक ले जा सकते हैं। वो है अवस्थाओं की संख्या में घातांकीय वृद्धि। ये समझना कि कैसे सिस्टम के छोटे छोटे हिस्से मिलकर संभावनाओं का एक विशाल समंदर बना सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की असाधारण क्षमता को समझने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। बेशक, जैसा कि सामग्री भी इशारा करती है, ये तो बस शुरुआत है, यात्रा अभी बाकी है। अगली बार हम क्यूबिट्स और सुपरपोजिशन की इन अवधारणाओं में और भी गहराई से उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में इस घातांकीय क्षमता और सुपरपोजिशन का उपयोग गणना करने के लिए कैसे करते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनसे वे इस क्वांटम जादू को हकीकत में बदलते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। ये सीधे तौर पर सामग्री में नहीं है, लेकिन आज की हमारी बातचीत से ही उपजा है। सोचिए, यदि सिर्फ मुट्ठी भर सिक्के या पासे उछालने से ही संभावनाओं का इतना बड़ा भंडार खुल सकता है, जैसे 10 सिक्कों से 1000 से ज्यादा अवस्थाएं, तो कल्पना कीजिए कि जब हम इस घातांक के शक्ति का क्वांटम संस्करण इस्तेमाल करते हैं, जहां क्यूबिट्स सुपरपोजिशन में भी हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी बड़ी जटिल समस्याएं होंगी जिन्हें आज हम शायद हल नहीं कर सकते, लेकिन कल क्वांटम कंप्यूटिंग की इस बढ़ती हुई शक्ति के कारण हमारी पहुंच में आ जाएंगी? इस सवाल पर सोचना हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य के संभावित अनुप्रयोगों की विशालता और उसके क्रांतिकारी प्रभाव का एक हल्का सा अंदाजा दे सकता है।